अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब तक हमने एचटीएमएल के बारे में डिस्कस कर लिया है और सीएसएस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर हमने अपना वेब पेज डिज़ाइन कैसे करना है ये देख लिया और अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, उन ऑब्जेक्ट्स जो हमने रखे हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन किए हैं, उन ऑब्जेक्ट के फ़ॉन्ट साइज़ क्या होंगे, उनके फ़ॉन्ट क्या होने चाहिए, कलर स्कीम क्या होगी, ये सब हमने अपनी सीएसएस में डिफ़ाइन कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट में ये कर रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके इवेंट्स पे हम क्या-क्या काम ले सकते हैं। हमने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है? अब जैसे कि आप कोई घर बनाते हैं, घर के अंदर आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपनी उसकी डिज़ाइनिंग करी। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपने बटन लगाना है, कौन से बटन पे कौन-सी लाइट जलेगी, तो ये सारे के सारे काम बाय द यूज़ ऑफ अपनी वेबसाइट के ऊपर आप कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज करना है और चेंज करने के बाद आप चाहते हैं उसका इम्पैक्ट कहीं और पे मिले आपको, तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी बटन पे कोई कंट्रोल, किसी बटन के ऊपर यूज़र ने क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक कर देने के बाद उस बटन जो है आपका पेज सबमिट हो जाए या डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए, तो ये चीज़ें हम बाय द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था जो हम कर रहे थे सीएसएस पे ना, ठीक है? उसके अंदर हमने बेसिकली सीएसएस पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट थी कि हमने एचटीएमएल बेसिकली क्या किया था, हमने अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया था और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने बाय द यूज़ ऑफ सीएसएस उसको डिज़ाइन, उसका कलर स्कीम, उसका लेआउट बाय द यूज़ ऑफ सीएसएस हम कर सकते हैं। तो हमने सीएसएस की कई एग्जांपल्स भी की थी और ठीक है, और फिर कुछ प्रैक्टिकल हमने एग्जांपल भी करके देखी थी। सीएसएस की जैसे फ्लैक्स बॉक्स हैं, सीएसएस ग्रिड है, रेस्पॉन्सिव है कि आपने अपनी वेबसाइट को हमने मोबाइल के ऊपर रन करना है या डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पीसी पर रन करना है, तो उसके लिए हम किस किस्म की सीएस कोड को लिखेंगे। अच्छा, आज हमने एक तो यह है कि एक थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं आप साथ जो एक टेस्ट का था, ठीक है? कि एक टेस्ट भी हम वो कर लेते हैं कि जो चीज़ें अब तो मैंने अब तक हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, एक टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ, ठीक है? ओके, अच्छा, मैं अभी ना स्क्रीन अपनी जो है ना स्टॉप करूँगा और उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं पिछली स्लाइड्स के ऊपर थोड़े से आपसे क्वेश्चनिंग कर लेंगे और उसमें अगर कुछ चीज़ रह जाएगी तो मैं आपको उसमें आपको चीज़ें बता भी दूंगा, ठीक है? इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, हमने कुछ कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, उनको तो मैं भी रिवाइज, तो देखिए कंप्यूटर बेसिक्स में हमने कुछ पढ़ा था कि कंप्यूटर्स के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है? कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? तो अभी आप मुझे ये बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है और हम उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कितने अवेलेबल थे, तो कोई टाइप्स एग्जांपल देंगे किस किस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास मार्केट में सब मौजूद है। ठीक है, और मार्केट में इस वक्त काफ़ी यूज होता है लिनक्स, लिनक्स और विंडोज़, ठीक है? ठीक है, जितनी भी कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट सेक्टर जितने भी चल रहे हैं मार्केट में, वो ज़्यादातर लिनक्स पे चला रहे होते हैं, मतलब जिसमें बैक एंड जो डेटाबेसिस सिस्टम है या उनके कोर सिस्टम है ना, वो ज़्यादातर कोर जो है वो लिनक्स पे चल रहे होते हैं। और डेस्कटॉप पीसीस जितने भी चल रहे होंगे वो विंडोज़ पे चल रहे होंगे। ठीक है। अ, हाँ, देखें, ये ये डिस्टिंग्विश बेसिकली इस तरीके से होता है कि लिनक्स और विंडोज़ ना, थोड़ा सा लिनक्स ये है कि मोर सिक्योर है रदर देन विंडोज़ से ना। तो अब ये भी होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में विंडोज भी चल सकता है, ऐसा नहीं है, मगर एक अपनी जो मेरी अपनी रिसर्च है उसके हिसाब से जितनी जगह देखे हैं, तो मैंने जितनी बैंकिंग एनवायरनमेंट में काम किया है, और जिस तरह से डेटाबेस सिस्टम की बात करें, कोर डेटाबेस सिस्टम की बात करेंगे, तो वो ज़्यादातर जो है आपको लिनक्स सिस्टम पे ही चला रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास जो मूव हो रहे हैं, तो क्या यूजर भी विंडोज पे मूव कर रहे हैं या जो उनके सर्वर थी वो भी विंडोज पे मूव कर रहे हैं? हाँ, अच्छा देखें, होता है इस तरीके से, जो आज आप कोई गूगल सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं या आपकी कोई हॉस्पिटल की कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन आपके आप ब्राउजर से रन करती होंगी, वट एवर कोई रीजन होगा, ब्राउजर से उसको रन करती होंगी। अब वो एक किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे, मतलब किसी और सर्वर, ये है मशीन, एक होती है डेस्कटॉप मशीन जो कि आपका लैपटॉप है, ठीक है। एक मशीन जो है कि स्पेशली फॉर एप्लीकेशन और डेटाबेस के लिए डिजाइन करी गई है, वो सर्वर मशीन कहलाएगी। ठीक है। वो क्या हुआ, हाँ, वो जो मशीन है ना, वो सर्वर मशीन है, उसका उसके ऊपर लिनक्स होगा। ठीक है। जो क्लाइंट मशीन है, हाँ, जो क्लाइंट मशीन है, जो आपका डेस्कटॉप मशीन जिसको आप अपने यूजर यूज कर रहे हैं आपके, वो आपका होगा विंडोज। ठीक है। तो इसी तरीके से ही इस्तेमाल हो रहा होता है, जो क्योंकि जो सर्वर मशीन है जहाँ आपकी कोर एप्लीकेशन चल रही है या कोर डेटा रखा हुआ है, वो लोग ज़्यादातर रेड हैट लिनक्स या ओरेकल लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और विंडोज डेस्क। हम्म। सही है। सही है। वो उस वहां पे लिनक्स चल रहा होगा, वहां विंडोज नहीं होगा। वो जरूरी नहीं है, मैं जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मगर जितने भी जो सर्वर्स हैं और ऑन द वर्ल्ड बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर जिनमें लिनक्स पे ही चल रहे होते हैं। इनफैक्ट ओरिकल एक वेंडर है, ओरिकल की डेटाबेस है कोर, अब उसके अपने सर्वर भी जो उसकी डेटाबेस है वो भी लिनक्स पे ही चला रहे हैं। ये नहीं है विंडोज पे नहीं चलता, लिनक्स पे भी चलता है। एक अब एक और आता है ऑपरेटिंग सिस्टम AIX। ठीक है। ये IBM का बनाया हुआ है, AIX ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM का बनाया हुआ है। वैसे लिनक्स है, ये ओपन सोर्स है, विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हमारे पास टूल्स थे। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने एक कोई प्रोग्राम मेरा चल रहा है, एक्सेल। ओके। अब किसी वजह से मेरा एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको सॉफ्टवेयर को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या आपका कोई प्रोग्राम, जैसा आपने हमने आईडी सॉफ्टवेयर बनाया था, सॉफ्टवेयर जब यूज़ किया था, आईडी यूज़ की थी हमारे पास थोनी के नाम से। आप प्रोग्रामिंग कर रही है, वो आपको एक विंडो पे क्लिक कर रही है, विंडो क्लिक नहीं हो रही, क्या करेंगी स्टेप उसको सही करने के लिए? हम्म। हम्म। ठीक हो गया। अब आप टास्क मैनेजर ओपन कर लिया। अब आपने देखा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है आपका, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर, अब क्या करेंगे, आपका क्या स्टेप होगा उसको सही करने के लिए? जी।
क्या करेंगे? देखें, अभी आप लैपटॉप अपना इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, आपकी कोई वेबसाइट ओपन किया, आपने कोई विंडो ओपन करी, और किसी वजह से क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था, हैंग हो गया, तो उस वक्त क्या करती हैं आप? क्या अपना उसको सही करने के लिए क्या आपके उतने होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं? आप अपने पास लैपटॉप के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं, या ब्राउज़र पे आपने कुछ गूगल ओपन किया है, या आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्लिक कर रही हैं, क्लिक करती हैं, क्लिक नहीं हो रहा उसके ऊपर, मतलब आप कहीं क्लिक करते हैं, क्लिक भी नहीं होता, ठीक है, विंडो भी कहीं नहीं हिल रही है, तो उसके लिए क्या करती हैं आप? अभी इस सिनेरियो में ऐसी कोई इशू। ओके, मतलब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देती हैं, ऐसा ही है? ओके। आप हम्म ओके, अब लेट सपोज आपकी स्क्रीन थी, अ, अब मैं इसको शेयर कराता हूँ आपके सामने, इसको देखें, शायद आप ये करती हूँ, ठीक है, अब ये मेरे पास एक विंडो खुली हुई है, यही एक हमारे पास खुला हुआ सॉफ्टवेयर ना, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन थी। अब एक तो तरीका है कि मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँ, ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा है कि ये इसी को मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाऊँ, ये मैंने ओपन किया, ठीक है, ये सारी सारी जो टास्क चल रही हैं यहाँ पर आ रही हैं। अब आपको यहाँ से देखना है कि आपकी कोई कौन सी टास्क है, वो उसका सीपीयू ज़्यादा है, मेमोरी ज़्यादा है, डिस्क ज़्यादा है। अक्सर औकात ये होता है कि आप प्रोग्रामिंग कर रही हैं, आपको प्रोग्राम में देखें, ये चीज़ें देखनी होगी, आप जब प्रोग्राम बनाएंगी तो आपको कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो कितना सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है, वो कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, अब इशू आ गया अब लेट सपोज आपको वो मशीन हैंग, वो आपका जो सॉफ्टवेयर है आपके पीसी के ऊपर वो हैंग है, ठीक है, मैंने एक विंडो चली, मैं रन करता हूँ यहीं से, इस विंडो को ओपन करता हूँ, ये विंडो आपके पास आप कहाँ से क्रॉस कर रही है, क्लोज नहीं हो रही, ये विंडो पे माउस भी हिलता नहीं है, लेट्स सपोज इस किस्म का इशू आता है, ठीक है, इस किस्म के इशूज के लिए हम क्या करेंगे, टास्क मैनेजर पे जाएंगे, हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहा है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा था, इस सॉफ्टवेयर का नाम है जो मैं ओपन हो रहा है, ये है फंडामेंटल समथिंग, ये डब्ल्यू एस पी ऑफिस, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आता है एंड टास्क, एंड टास्क कर दूंगा तो वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। देखिए उसके लिए क्या है, आपको जो आपने कहा है कि पीसी को रिस्टार्ट कर लिया, पीसी रिस्टार्ट करने की, हाँ, तो उस पर्टिकुलर टास्क पे अब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगी, सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उस सॉफ्टवेयर को हमने देखा कि आपकी कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपने देखा उसका उसका सीपीयू आ रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है, तो आप देखें मेरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ सॉफ्टवेयर 50% 80% सीपीयू ले रहा है, दैट्स मीन वो कोई इशू आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है, कोडिंग में कोई इशू काम कर रहा है, वो यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो वो हम अलग की बात है, वो कोडिंग में देखेंगे, मगर उसको अगर आपने एंटास करना है यहाँ से कर सकते हैं, मगर उसकी अंदाज कर सकती हैं, मगर उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर कितना सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है और कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, बाय द यूज ऑफ टास्क मैनेजर हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कमांड प्रॉम्प्ट, एक जो डिस्कस किया था पावर शेल, क्या आपको लगता है कि दोनों में क्या फ़र्क है? पावर शेल।
ठीक हो गया। देखें, पावर शेल का कमांड प्रॉम्प्ट एक ओल्ड वर्जन है और पावर शेल उसका न्यूएस्ट वर्जन है, जो एडवांस वर्जन है। जो काम आप कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकती हैं वो सारे काम पावर शेल में हो सकते हैं। ठीक है, जो मगर जो काम आप पावर शेल में कर सकती हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं होंगे। ठीक है, तो पावर शेल कंपेटिबल है कमांड प्रॉम्प्ट की तमाम डायरेक्टरी क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, वटेवर जो कमांड प्रॉम्प्ट से होता है वो सारा पावर शेल से हो सकता है। ठीक है, बस ले समझ लें ये बैकएंड विंडो है। ठीक है, जो लोग कोडिंग के आदी होते हैं, मतलब कोडिंग शुरू से कोडिंग करने से, मैं शुरू से कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर क्लिक विंडो से क्लिक करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको जीयूआई इस्तेमाल करना है तो जीयूआई को यूज़ कर सकते हैं, और आपको कंफर्टेबल है आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट के काम करने का, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे टेक्स्ट विंडो पे टाइप करते हुए इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के ऊपर। हमने प्रोग्रामिंग में डिस्कस किए थे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कुछ बताएंगी? हम्म, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स और डेटा टाइप में क्या फ़र्क है, वो दोनों होते क्या है? ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो वेरिएबल इस तरह है कि हमने जो एक एरिया है मेमोरी के अंदर, आपको मेमोरी अगर आप रखो, हमारी 500 GB की मेमोरी एरिया है। अब क्या, मैं प्रोग्रामिंग कोड लिख रहा हूँ, मेरा कोड के अंदर मैं डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करी कि जी मुझे एक फार्मूला मैंने बनाया था, किसी भी मतलब कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला सम जनरेट किया था मैंने। ठीक है ना, सम में लेट्स मैं बात करता हूँ, मैंने किसी भी यूजर का लेजर का बैलेंस निकाला था। अब लेजर बैलेंस निकालने के लिए मैंने उसका बैलेंस निकाला, लेट्स सपोज 1000 उसका बैलेंस निकला। अब उस बैलेंस को मैं डिफरेंट जगहों पे ऊपर इस्तेमाल करूंगा। अब मैं हर जगह के ऊपर 1000 लिखूं, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि उस पर्टिकुलर 1000 को कोई एक किसी किसी नाम से मैप कर लूं। ठीक है, उसका नाम से मैप कर लिया, बैलेंस ऑफ कामरान, बैलेंस ऑफ वट जो भी आप किसी यूजर्स को उसके नाम से वेरिएबल दे दिया कि बैलेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर बैलेंस, उस वेरिएबल का नाम दे दिया। अब मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करना है, तो वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस, कस्टमर बैलेंस लिखूंगा। ठीक है, अब कस्टमर का, किसी कस्टमर का बैलेंस 5000 है, किसी कस्टमर का बैलेंस 1000 है, या सप्लायर का बैलेंस, लेजर बैलेंस 1000 है, या मेरी कुछ सेल की वैल्यू है, या मेरी कोई परचेज की वैल्यू है कि मेरी परचेज अमाउंट इस मंथ का परचेज अमाउंट इतना है, इस मंथ का परचेज अमाउंट क्या है, सेल अमाउंट क्या है। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है, मेरे पास नाम भी चेंज हो रहे हैं, और हमारे पास होता है, हमने मैंने बोला फरवरी की इतनी परचेज थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये मेरा डेटा भी चेंज हो रहा है। उस डेटा को जो मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिख रहा हूँ, 1000 लिख रहा हूँ, ये उसको मैं बार बार 1000 लिखने की जरूरत ना पड़े, उसको कोई नेम दे दिया मैंने। ठीक है, ताकि उसको डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करो। तो वेरिएबल क्या कर रहा है, मेरा एक टेम्परेरी जो है उसका नाम है, मगर क्या होगा, मेरे पास इस मेमोरी एरिया के ऊपर बाइंड हो जाएगी कि ये स्पेसिफिक ये वैल्यू किसी इस नाम की नहीं इस्तेमाल हो रही, ताकि हम उसको डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब आती है हमारे पास आ, हमने डिस्कस किया था एरे। ठीक है, एरे क्या होता है आप हिसाब से?
हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक है, एक सिंगल मतलब देखें उसमें इस तरह से एरे के अंदर, वेरिएबल के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि एक सिंगल वैल्यू सेव हो रही है। अब मेरे पास डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स हैं। कस्टमर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा देखिए, अब जब बात आती है एरे, एरे क्या है? लिस्ट। एरे को आप समझ लें लिस्ट। लेट्स सपोज मेरे पास एक डिफरेंट किस्म की कंट्री, हमारे पास कंट्रीज है, पाकिस्तान है, हमारे पास कनाडा है, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब मेरे पास एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने सिर्फ कंट्री पाकिस्तान सेव कर दी। अब वेरिएबल जो मैं बनाऊंगा उसमें एक टाइम के ऊपर एक कंट्री सेव हो रही है, पाकिस्तान। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करूं जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ कंट्रीज सेव कर सकूं, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन एज इट इज, नेमिंग कन्वेंशन एज इट इज, उसका नाम हो कंट्री, मगर फिर मैं उसको डिफाइन करूं इंडेक्स नंबर। कंट्री की इंडेक्स नंबर 0 पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, कंट्री की 0 नंबर 1 पे। जी। तो लिस्ट है वो। हाँ। ठीक है। तो एरे हमारा इसी पर्पस के, जो हम मल्टीपल वैल्यूज को अगर स्टोर करना है तो बाय द यूज ऑफ एरे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज दूसरी की थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको क्या समझ में आता है, क्या चीज होती है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हम्म। हम्म। ठीक है। सही है। देखिए, अब आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, बेसिकली ऑर्गेनाइज कोड, ये हमारी एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग करने की। अपने कोड की रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज कर सकूं, एक कोड को मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। अगर मैंने देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने, जब माइक्रोसॉफ्ट 3.1 आया था, 3.1, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 95 आया, 97 आया, माइक्रोसॉफ्ट 98 आया, 2000 आया, डिफरेंट किस्म के माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन विंडोज के आते रहे। वैसे ही और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, इनके डिफरेंट वर्जन आते हैं। उनकी बेसिक जो स्ट्रक्चर था, जो उन्होंने एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, वो वही रखा, मगर उसके अंदर एनहांस करते रहे फीचर्स के अंदर। ठीक है। उस फीचर्स को एनहांस करते रहे। तो अब उसको जब उन्होंने 3.1 लिखा था, तो 3.1 के अंदर भी ऐसा था कि फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन वहां भी था और कमांड प्रॉम्प्ट उसमें भी था। ठीक है। जो सबसे पहली विंडोज आई थी उसमें भी था। तो अब उसके बाद 95 आया, 98 आया, फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन वहां भी है। इनफैक्ट अभी विंडोज 10 11 में यूज करता, फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन इसमें भी है। ठीक है ना। तो अब उन्होंने कोड लिखा, अब उस कोड को रीयूज करते गए। ऐसा नहीं हुआ कि 3.1 का कोड अलग लिख रहे हैं, इसका कोड लिखा, मगर उसमें इनहांस करते रहे, मगर कोड रीयूज करते रहे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें यही प्रोवाइड कर रही है कि जस्ट लाइक कि आप समझ लें ब्लूप्रिंट, कि हमारे जो आपने बताया टेम्पलेट, टेम्पलेट बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है कि हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उसको डिफरेंट जगहों के ऊपर अपने अलग पर्पस के हिसाब से, डिफरेंट पर्पस के हिसाब से उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें हमने एक यूज की थी आईडीई, उस विजुअल स्टूडियो, इसका क्या पर्पस था आपको जब जी बोले? अच्छा, इसमें आपने इस्तेमाल किया, तो इसमें आपने दो किस्म की आईडी इस्तेमाल की थी, एक थॉनी इस्तेमाल की थी और एक हमने विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया। तो इसके अंदर दोनों में फ़र्क क्या लगा, और आपने
ईज ऑफ आपको इजी कौन सा लगा मुझे वो बताएं, वो क्या वजह थी उसकी इजी होने की। ठीक है। ठीक है। ठीक है, देखिए अब आपने अपने कोडिंग करनी है, जब आप पाइथन में कोडिंग करेंगी तो आपको पाइथन में कोडिंग करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो पे ही अपने आप को फेमिलियर करें। ठीक है, पाइथन भी है। ठीक है, आपने कोडिंग देखें, प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज़ नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग में डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एचटीएमएल बताई, सीएसएस बताई, और जो जावा स्क्रिप्ट हमारी है वो भी करेंगे, और पाइथन। ये कि ये देखें, आपको कोडिंग डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज में करनी है, अब वो थोड़ी स्पेसिफिकली फॉर पाइथन था। ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा आसान लगा, उसमें सिर्फ उसके उसी के हिसाब से एक सिंपल सी विंडो थी, आपने न्यू किया, विंडो पर राइट क्लिक किया और आपका प्रोग्राम चल गया। यहाँ पे करती है, आप ओपन करती हैं, फाइल क्रिएट करती है, सेव करती है, तो ये आपको इस वजह से मुश्किल लग रहा है। मगर वो आपको अपने आपको उसका फेमिलियर करना पड़ेगा, ताकि आपको डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस में काम करना है और एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए काम करना है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये आसान है, आप जब इस्तेमाल करती रहेंगी तो आपको हम आगे बहुत सी अभी एग्जाम्पल्स करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शूज। ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम अपना यहाँ तक तो हो गया है, अब थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको तो कुछ नहीं पूछना। ठीक है, कर ले। ठीक है, देखें कोडिंग अभी हम करेंगे, अभी बस अभी ज़्यादातर अब क्लास होगी कोडिंग की ना, सारी चीज़ें कोडिंग में करेंगे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक अपने कुछ कोड भेजा था, जो आपको मैंने एचटीएमएल के लिए, वो इसी ने कहा था कि आप उसको लिखें। अच्छा, उस पर कुछ काम किया है आपने? ठीक है। हम्म। ठीक है, देखें अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, आ जाएगा समझ, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, और आपने बार नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जब मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो उस टाइम पे आप मुझे बता देगा, मैं उस पर स्पेसिफिक आपको वो चीज़ समझा दूंगा। ठीक है।
अच्छा मुझे ना अभी मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में ना, ताकि बीच में ना खत्म हो। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको दोबारा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। अच्छा अभी हमने किया था CSS ना, अब हम करते हैं जावा स्क्रिप्ट। देखिए, अब हमने जैसे पाइथन है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये यूज की जाती है फॉर दी वेब डेवलपमेंट। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट का मतलब वेब डेवलपमेंट के इस्तेमाल, तो जैसे कि हमने लिखा था HTML का, अपना एक स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, HTML का स्ट्रक्चर बनाया हमने, एक स्ट्रक्चर मतलब HTML का मकसद है कि हमने अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा टेक्स्ट कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने CSS को बताया कि हमारा इसका कलर ये होगा, बोल्ड इटैलिक होना चाहिए, इसका लेआउट इस तरीके का होगा। वो चीज़ हमने बाय द यूज ऑफ अपने CSS इस्तेमाल किया। ओके। अच्छा, अब आप जैसे वेबसाइट इस्तेमाल करती हैं, तो वेबसाइट आपसे गूगल की वेबसाइट आप ओपन करी, वहाँ पे आप कुछ सर्च करती हैं, सर्च करने के बाद आप एंटर प्रेस करती हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट सर्च होकर नीचे आपके गूगल में उसी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये चीज़ जो कि आपके हमारे जो कि HTML ने हमें एक स्ट्रक्चर बताया है कि हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CSS ने उसका डिज़ाइन बताया, अब जावास्क्रिप्ट बता रहा है कि उस जो स्ट्रक्चर बनाया है आपने उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। लेट्स सपोज आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कुछ टाइप करें, टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करें, तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए है, वो आपको बताएगा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, वो जो, हाँ, ये इस तरीके से है कि लेट्स सपोज जो मैंने एक पेज बनाया, ठीक है, मैंने एक पेज बनाया, उसके ऊपर मैंने अपने कुछ हेडिंग्स लिखी। अब एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, इसमें कुछ मैंने टाइप इनपुट लेने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ठीक है, एक बटन मैंने बनाया कि मैं सर्च का बटन बनाया। ओके। अच्छा, अब ये सारे काम मैंने किससे किया, बाय द यूज ऑफ HTML किए, HTML से किए। ठीक है, HTML का यही पर्पज है ना कि हमने अपना स्ट्रक्चर बनाना है कि हमारा कौन सा लेबल कहाँ पर आना है, ये हमारा HTML। हमने बात की, फिर CSS बताया कि हमारा डिजाइन बताता है। अब जो टेक्स्ट है, हाँ, अब जावास्क्रिप्ट ये करेगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा था जहाँ पे सर्च करते थे, अब मैंने लिखा, वहां पे लिखा व्हाट इज पाइथन, मैंने लिखा, टाइप किया, और मैं टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस किया, उस एंटर प्रेस कर देने के बाद उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो जाके ढूंढने गया, सर्च करने गया। ठीक है ना, सर्च करके लेकर आया, सर्च करके लाने के बाद मेरे पास पेज के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। ये जो सारा काम किया ना, ये मेरे किसने किया, जावा स्क्रिप्ट ने किया। ओके, जावास्क्रिप्ट में जो मैंने, अब बात थी मैं ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने HTML से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, लेबल, ये मेरे ने किया है ऑब्जेक्ट, मैं उनको ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। उन ऑब्जेक्ट्स को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा और कौन से एक्शन पे वो ऑब्जेक्ट क्या मुझे किस किस्म के बिहेवियर दिखाएंगे, बिहेवियर का जो आएगा उनका, वो बाय द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट में करवाऊंगा कि उन ऑब्जेक्ट्स को मैं इस्तेमाल करूं, तो किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, लेट्स सपोज मेरे क्लिक करूं, किसी भी माउस को माउस क्लिक करूं, तो उस किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर बोल्ड हो जाए, या क्लिक करता हूं, हमने ये भी देखा था उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो भी आगे देखते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इवेंट्स, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस लेके जाएं, तो उसका, उसके बेस के ऊपर, उसके ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म हो जाए, मतलब कोई, आप किसी एंटर बटन पे एंटर प्रेस करें तो सर्च करके लेकर आ जाए। तो यह होता है, इसे कहते हैं इवेंट्स।
तो ये चीजें बाय द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट कम कर सकते हैं। तो एक पेज, जो एक वेब पेज है, एक वेब पेज तीन चीजों से मिलके बनता है, HTML, CSS एंड लास्ट वन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर आपका एक वेब पेज, बेसिक वेब पेज डिजाइन होता है। अच्छा, अब इसमें एक होती है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, एक होती है बैक एंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड इस तरीके से, फ्रंट एंड पे ये होता है कि जो आपके पेज के ऊपर नजर आ रहा है, जैसे आपके वेब पेज बनाया आपने, आपने कुछ सर्च किया, आपने टाइप करा, आपने एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस कर देने के बाद उसने क्या किया, कोई सर्चिंग परफॉर्म करी, और सर्चिंग करके आपकी विंडो पे नजर आ गया, जो आपकी क्लाइंट विंडो पे नजर आ गया। अच्छा, अब आती है कि मैंने ये जो गूगल है या जो फेसबुक है, इनका जो डेटा कहीं सेव होता होगा, ऐसा होता होगा ना, किसी सर्वर होगा, उस सर्वर के अंदर सारा का सारा डेटा सेव होगा, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, जैसे हमारा अगर फेसबुक के ऊपर मेरी आईडी बनी है, तो आपकी आईडी बनी है, तो उसके हमारे पासवर्ड्स होंगे, हमारे हर पेज के हमारा अपना अपना पेज होता है, हर अपने पेज डिजाइन किया होता है, कलर स्कीम डिफाइन की होती है। तो इसका मतलब है कोई हर यूजर स्पेसिफिक कहीं ऐसा एरिया होगा, फेसबुक या गूगल ने कहीं रखा होगा, यूजर स्पेसिफिक सेटिंग का कहीं इंफॉर्मेशन कहीं रखी होगी, ताकि उसको हर यूजर की अपनी सेटिंग उसको नजर आ सके। तो एक एरिया ऐसा होगा जो कि गूगल अपने किसी सर्वर एरिया में, सर्वर क्या है, यूजर जो जिसका एक्सेस सिर्फ गूगल के पास है। ओके, जैसे मैं अगर वो डेटा, आपके फेसबुक का जो डेटा है, आपका पासवर्ड है, मैं इस्तेमाल ना कर सकूं, या मेरा पासवर्ड आप इस्तेमाल ना कर सकें, वो गूगल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो उस किस्म का जो प्रोग्रामिंग है या उस किस्म की जो कोडिंग है, वो हाँ होगी, हमारी बैकएंड डेवलपमेंट होगी, जो कि हमारा डेटाबेस का जो एक्सेस होगा ना, वो डेटाबेस का एक्सेस होगा, तो कि मेरा फ्रंट एंड प्रोग्राम, जो मेरा फ्रंट एंड यूजर है, उसको ये ना पता चले कि गूगल का जो डेटाबेस है वो कौन से सर्वर पे मौजूद है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, उसको ये ना पता चले। तो उसके लिए क्या होता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर दो किस्म की डेवलपमेंट होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। वेबसाइट के ऊपर जो कोई भी वेबसाइट बनाएंगे आप, तो उसमें एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपकी जितनी भी डेटाबेस के साथ, आपकी डेटाबेस के साथ जो कम्युनिकेशन है, सब का सब कोड लिखा होता है आपकी बैक एंड के ऊपर। अब उसको करते इस तरीके से कि हम कहते हैं एपीआई। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो करते ये हैं कि जो बैकएंड के ऊपर जो भी आपको लेट्स सो मुझे एक रिक्वायर्ड है कि मुझे, जैसे नादरा है, ठीक है, नादरा के पास जो हमारे पास है नादरा, उसमें क्या होता है कि आप जो बायोमेट्रिक करवाते हैं, आप बायोमेट्रिक डिफरेंट बैंक्स भी करते हैं, आप किसी भी बैंक एसबीएल चले जाएं या आप यूबीएल चले जाएं, बायोमेट्रिक सबके पास अलाउ होता है। यहाँ तक कि नुसुक ऐप है, वहाँ उसमें भी बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, और भी बहुत सी ऐप्स हैं बायोमेट्रिक प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अब नादरा ने क्या किया, अपना एक डेटाबेस बना हुआ है, उस डेटाबेस को जो ऐसा एक उन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बना दिया कि उसको आप कोई भी आईडी प्रोवाइड करेंगे, उसको आप एनआईसी प्रोवाइड करेंगे, और रिक्वायर्ड ये कि थंब इम्प्रेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको वेरीफाई करके दे देगा कि हाँ जी, ये यूज़र की ये थंब है, और ये उस यूज़र का ये आईडी है। जाके चेक करेगा, आईडी पहले एनआईसी अगर चेक करेगा, हाँ एनआईसी वेरीफाइड है, फिर वो कहेगा, आप कहते हैं कि आपने थंब इम्प्रेशन लगाया, आपने लैब थंब लगाया, ये चीज़ें आप एंटर करते हैं, तो वेरीफाई, आखिर में आपको बोलता जी आपका जो है ना, जो यूज़र जो है वो वेरीफाइड है। तो ये सब चीज़ें नादरा ने क्या किया, अपनी एक सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वेब के ऊपर एक्सपोज कर दिया, यूबीएल को दे दिया, यूबीएल इस्तेमाल करे, एबीएल इस्तेमाल करे, वट और जो पाकिस्तान जहां पे वो इस्तेमाल हो सकता है, वो इस्तेमाल हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या कर रहा है, नादरा ने क्या किया, एक बैकएंड प्रोग्राम बनाया जो इस काम करे, तो यही काम कर रहा है नादरा, जो काम कर रहा है। तो बैकएंड डेवलपमेंट इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज है बैकएंड डेवलपमेंट, और एक आती है हमारी फ्रंट एंड। तो दो चीजों से मिलके ही हमारा एक वेब पेज डिजाइन होता है। अच्छा, जो जावा स्क्रिप्ट लिखने का कोड होगा, वो इस तरीके से होगा जैसे हमने बाकी एचटीएमएल के अंदर टैगिंग की थी। ठीक है, हमने कुछ टैग बनाए थे, हमने एचटीएमएल के
ठीक है, जैसे हमने टैग लिखा था पी का, जिस पैराग्राफ बनाने का टैग होता है, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट को लिखने का टैग होता है इस तरह का। आपने लिखना है स्क्रिप्ट और उसके अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट को यूज करना है और उसी को क्लोज करने का टैग होता है। वैसे ही आपको सामने विंडो में नजर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने आउटपुट दिया है console.log, कि console.log क्या करेगा, ये हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये एक मेरे पास इन मैसेज शो कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमने इस्तेमाल किया था जब पाइथन पढ़ रहे थे, तो हमने प्रिंट इस्तेमाल किया था। ठीक है, प्रिंट का हमने किया था, प्रिंट करते तो हमारे मैसेज डिस्प्ले हो जाता था। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जी जी, तो मैंने अपनी आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के इस कंसोल और लॉग को यूज़ करते हुए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिक इसके अंदर फंक्शन है कि जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए ये वहाँ प्रिंट होता है, यहाँ कंसोल डॉट लॉग होती है। ठीक है, अब यही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक काम क्या है, कि हमने मतलब जावास्क्रिप्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम अपने जो वेब पेज है ना, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम बात करें। वेब पेज की जैसे मैंने बताया कि आपको टेक्स्ट बॉक्स है, अब टेक्स्ट बॉक्स है या आपका कोई हेडिंग है, ये क्या, आपका हर हेडिंग, हेडिंग 1 H2 H3 आपने हेडिंग डिफाइन करी, या आपने टेक्स्ट बॉक्स जिसका हम इसमें इनपुट ले रहे हैं, या आपको बटन है या इनपुट बटन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हैंडलिंग, जहाँ लिखा है हैंडल इवेंट्स। इवेंट्स क्या चीज है, जैसे कि क्लिक, ठीक है, ये एक इवेंट है, कोई एक्शन है। ठीक है, हॉवर्ड क्या है, ये माउस का, मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो ये हॉवर्ड के अंदर आता है। सबमिट, सबमिट ने ये क्या किया कि हाँ जी, मैं आप जब भी कोई यूज करती हैं कोई वेबसाइट के ऊपर काम कर, बटन, एक बटन होता है सबमिट का। सबमिट का बटन यह होता है कि वेब पेज उसने ओके कर दिया है कि अब ये वेब पेज जाके सेव कर दो, तो सबमिट में एक बटन भी होता है। तो ये क्या है, एक इवेंट्स है। तो इवेंट्स को हैंडलिंग बाय द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है डीओएम। अच्छा, अब इस ये क्या चीज है, ये डॉक्यूमेंट को, आपका डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीज है, वो इस तरीके से होता है कि हमने जब अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, HTML लिखी है, CSS लिखी, और जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, अब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं अगर HTML के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो टैग बॉक्स है, उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसके लिए करना ये पड़ेगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था, तो हमने एक यूज किया था आईडी के नाम से। ठीक है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था लेबल, उसको आईडी दिया था, उसका एक नंबर, एक हमने यूनिक नाम डिफाइन कर दिया था। वो हमने वो क्या होता, हमारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक नाम डिफाइन हो गया, एक यूनिक यूनिक नेम डिफाइन कर दिया था उसने, वो HTML को। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं HTML को इस्तेमाल कर, HTML किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये बता रहा है मुझे कि जावा HTML के ये माई बटन के ऑब्जेक्ट ऑन डॉट ऑन क्लिक, इसके ऊपर जब क्लिक हो, ठीक है, तो एक फंक्शन है, फंक्शन अलर्ट बटन क्लिक, ये अलर्ट फंक्शन जो है, ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये सिंटैक्स है जावा स्क्रिप्ट का, ये अलर्ट बटन क्लिक और आपके सामने डिस्प्ले हो जाए। अब ये भी क्या है, ये मैसेज बॉक्स होता है, ये वो आ जाएगा, ये भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा। तो अब अगर मैंने जावा स्क्रिप्ट में रहते हुए HTML के ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो हम इसके इस सिंटैक्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का क्या पर्पस हो गया, कि मैंने अपने जो HTML के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किसी इवेंट के ऊपर कोई काम परफॉर्म करवाना है, तो बाय द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट में कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल करते हैं।
अच्छा देखें, अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा। आज हम एक और देख लेते हैं। एक है वेबसाइट है W3 स्कूल, ठीक है। ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल है। इसके अंदर सारी की सारी HTML के बारे में, CSS के बारे में ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल मौजूद है। मैं दे देता हूँ आपको। ये सारी आपको हेल्प मिल सकती है। जो चीज़ आपको कोडिंग करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। ये देखें, जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे ये सारा यहाँ से, जो HTML हम पढ़ रहे हैं उसके हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल में सब कुछ लिखा मिलेगा आपको इस पूरी पूरी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब हम आते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ से, ये होम आ गया, इसको यहाँ से रख देते हैं, ये रहा जी। और यहाँ से ट्राई और सेल्फ करते हैं, ठीक है। एक तो अब हम वहाँ पे कर रहे थे, हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक HTML का कोड है, this ए, और यहाँ पे Ctrl+V रन कर दें। देखें, ये पूरा पूरा कोड यहाँ पे भी चल गया। जो मैं विजुअल स्टूडियो में चलाना चाहता हूँ मैं यहाँ भी चला सकता हूँ, ठीक है। मगर ये लिमिटेड होगा, या सिंटैक्स चेक नहीं करेगा आपका, सिर्फ ये वहाँ पे सिंटैक्स भी चेक कर रहा है, ये यहाँ पे सिंटैक्स नहीं चेक करेगा, ठीक है। एज इट इज़ वो कोड मैं यहाँ भी चला सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये HTML कोड लिखा हुआ है, अब इसको पहले देखते हैं कर क्या रहा है ये। देखिए जी, मैं यहाँ पे लेके गया क्लिक मी, इसी पे क्लिक करता हूँ। देखें इसका टेक्स्ट, इसका ना वो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या किया इसको मैंने, यहीं पे आते हैं। अभी सिर्फ ओवरव्यू के लेवल पे देखें, फिर कोडिंग भी करेंगे। देखें, यहाँ से हमने, यहाँ पे एक हमने ये देखा H1, हमने लिखा चेंज बैकग्राउंड कलर, हमारा ये ऑब्जेक्ट था जो हमने इस्तेमाल किया। अब हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया बटन। बटन का काम यह है कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो बटन के नाम से ये होता है, HTML के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। इसकी ID डिफाइन करिए मेरा कलर बटन, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख दिया क्लिक मी, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ क्लिक ऑन इट, ठीक है। मैं इसको चाहूँ ये भी कर दिया मैंने, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट। जैसे हम पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने CONST डिफाइन करना है बटन। अच्छा, अब वेरिएबल इसमें दो किस्म के होते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसकी मैंने वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, स्टैटिक होगा, मैंने अभी यहाँ डिक्लेयर कर लिया, आगे कोडिंग में इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, तो उसके लिए कॉन्स्ट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अभी हम इसमें एक और वेरिएबल की टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो वेरिएबल मैंने स्टैटिक वेरिएबल होगा उसके लिए CONST इस्तेमाल करना है, और बटन डिफाइन कर दिया। इस बटन, इस इस वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने बटन, ओके। और इक्वल्स टू दिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है मेरा, डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ HTML का जो ये पेज है ना, ओवरऑल जो पूरा पेज है, इसको मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट। ये पूरा जो पेज मेरा लिखा हुआ है, पूरी कोडिंग लिखी हुई है, ये मेरा एक पेज है, इसको मैं नाम दिया डॉक्यूमेंट। गेट एलिमेंट बाय ID, एलिमेंट को बाय ID गेट करो। ID क्या है, कलर बटन। कहाँ डिफाइन किया था मैंने, ये डिफाइन किया था मैंने इसकी ID। ये लिखा है स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट लिखा है, इसका मतलब है अब जो अंदर कोडिंग कर रहा हूँ ये जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहा हूँ। इससे ऊपर जितनी भी कोडिंग कर रहा हूँ HTML चल रहा था, जैसे, ठीक है। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा, अब मैं जो काम कर रहा हूँ ये सब मैं काम जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, उसका मतलब है, ओके।
अब मैंने कहा जी बटन इक्वल्स टू क्या करो, HTML के इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरा HTML का ऑब्जेक्ट है, इसको जावा स्क्रिप्ट के इस ऑब्जेक्ट के अंदर ले आओ। तो इसको इसके साथ लिंक कर देगा, कलर बटन को बटन के साथ लिंक कर देगा। ओके, फिर लिखा मैंने बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, बटन का एक इवेंट मैंने ऐड किया, क्लिक का। ये बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक फंक्शन कॉल करे, फंक्शन लिखा मैंने। अब मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा कलर, ये कलर मैंने थीम डिफाइन की हुई है। ये मैंने एक एरे बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एरे बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर भी कर सकता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। अब क्या करा मैंने, इसने क्या यहाँ पिक करा रैंडम कलर। अच्छा, कांस्टेंट ने रैंडम कलर इज इक्वल्स टू कलर मैथ का फ्लोर, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मूला लगाया हुआ रैंडम नंबर, ये क्या करता है, रैंडमली एक नंबर जनरेट कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। और कलर्स की लेंथ के ऊपर, ये जो है ना इसके नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है कलर्स, ये मेरा वेरिएबल है इसकी लेंथ, ठीक है। और इसको जनरेट करने के बाद एक बैकग्राउंड कलर बना लेता है ये, इसने बैकग्राउंड कलर। तो अब क्या होगा, एक ये इस तरीके से कोडिंग, ये कहाँ पे ये कोडिंग इस तरीके से कर रहा है कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर इस वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस कोडिंग में एक हम और चेंज करके देखते हैं। इसी कोडिंग में मैं काम करता हूँ, एक बटन चाहिए, इसी को कॉपी करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ दिस वन, ठीक है। और ठीक है, इसका मैंने ये नाम दे दिया। अच्छा, अब आते हैं, ये यहाँ पे मैं ये ही कॉपी करता हूँ, एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये पूरे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये पूरा एक फंक्शन इसके साथ का है ये, ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, मैंने कहा ऐड इवेंट क्लिक फंक्शन, मेरे इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने इस, अब यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बटन वन, और इसका नाम दे देते बटन वन, ओके। ये इसके साथ लिंक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बटन वन डॉट ऐड लेसन क्लिक, बटन वन के ऊपर मैंने करना ये है, ये हटा देते हैं हम, इसको हम कुछ नहीं करते। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, इसके अंदर होगा फॉन्ट साइज, देखते हैं शायद ये चल जाएगा, इक्वल्स टू 4, चलिए देखते हैं ये क्या करता है। देखिए 2 बटन आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर फॉन्ट साइज का देख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फॉन्ट साइज पे होगा, एक मिनट रुकें, इसका क्या सिंटेक्स होगा मैं देखता हूँ।
फॉन्ट साइज है तो यही चीज, फॉन्ट साइज। मैं कह देता हूँ इसको कर देते हैं 40 px पिक्सेल्स। ठीक है, ये इसमें इसको ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉल करते हैं TN1 और स्टाइल। अच्छा देखिए मसला ये, यहाँ पे अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मुझे इसके फंक्शन यहाँ डिस्प्ले, अगर यही काम मैं वहाँ पे कर रहा होता ना विजुअल स्टूडियो पे, तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा होता। ठीक है, fonts, जी जी बिल्कुल, CSS में भी किया जाता है, मगर अभी मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं CSS भी कॉल कर सकता हूँ। 30, इसी के अंदर भी कर सकते हैं, वो भी अब देख लेंगे। ये यहाँ पे क्लिक में स्टाइल हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। वन, अच्छा ठीक है, ये हमारा कोड चल ही नहीं रहा ना। ठीक है, इसके अंदर कोई सिंटैक्स का इशू है जिसकी वजह से ये कोड ही नहीं चल रहा ना। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये तो काम कर रहा है, अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब था मैंने एज इट इज कॉपी किया है, देखें यहाँ से ये भी चले जाएगी, रह गया ना हमारा इंसर्ट। दोबारा करते हैं इसका, अब करना शुरू हो गया काम। ठीक है, अब हम इसको करते हैं यहाँ पे चेंज, यही चीज़ रखते हैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकएंड कलर स्टाइल। अच्छा ठीक है, ये बॉडी, अब देखें बॉडी और स्टाइल है ना, तो ये बैक कलर चेंज कर रहा है इस पेज का। ठीक है, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का, मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना है ना, जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है। ओके, अब मैं ऐसे करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि ये मैं चाह ही रहा हूँ, ये जो मेरा बटन है ना, इस बटन का कलर मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, जो काम मैं इस पूरी विंडो पे कर रहा हूँ, इस बटन का अभी मैं कलर चेंज कर देखता हूँ कि बटन कलर में क्या फर्क होता है। अच्छा, इसने अभी क्या किया, बटन का तो चेंज नहीं किया, मगर ये यहाँ चेंज हो रहा है। स्टाइल और स्टाइल डॉट फॉन्ट कलर।
ये देखें ये चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये मैंने, अब यहाँ से मैं इसका फॉन्ट का साइज भी ले लेते हैं। फॉन्ट साइज बटन डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में देता हूँ 30 px। देखें ये फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बाय द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट कर सकता हूँ। तो ये जावा स्क्रिप्ट मेरे क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर मेरा इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है मेरे इस पर्टिकुलर इवेंट के बेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हम एक और चीज़ देख देते हैं कि अब मैंने देखें डायरेक्टली क्या किया, इसमें दो काम थे। एक तो मैंने ये किया था कि इसका रेफरेंस बनाया था डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्टाइल समथिंग, ये क्या था डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये ओवर इस पूरे बॉडी के एरिया इसका स्टाइल बैकग्राउंड चेंज किया। फिर मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट किया कलर बटन 1 का, बटन 1 को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड चेंज किया और उसके फॉन्ट साइज को भी चेंज किया। तो ये इस तरीके से भी मैं ये काम कर सकता हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा अब देखें, ये कल इंशाल्लाह जो है ना, मैं इसकी की आपको ना एग्जाम्पल, वो जो आपने कोड अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास उसका कोड मौजूद है। तो फिर हम उस कोड को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे कि हमने क्या किया अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी ठीक है, आप वो देख लें। तो फिर कल हम इन्हीं इसी को थोड़ा सा एनहांस करेंगे और इसकी एक दो एग्जांपल और भी हैं, उनको लेते हुए चलेंगे और बारी बारी चीज़ें कर देंगे। ठीक है, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।